कृषि में बायोचार का क्या लाभ होता है? तो दोस्तों कृषि में बायोचार का मतलब होता है हमारा जो कृषि अवशिष्ट होता है, ठीक, जैव अवशेष या उर्वरक, ठीक, तो हमारा जो कृषि उत्पादन होता है, जैसे धान की खेती करते हैं, उसके बाद उसमें जो धान की फसल के बाद अवशेष बच जाता है, जिसको हम पराली कहते हैं, उसी को खेत में ही दफना देना या उसको कटवा कर उसी में पानी के द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित होने देना, ये जैवशेष कहलाता है। तो ये हमारे जमीन में क्या करता है, क्या लाभ की मात्रा बढ़ाता है? तो ये नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करता है और नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसीलिए पराली जलाने से सरकार प्रतिबंध लगाती है। हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला किसका भाग है? तो हिमालय भारत के मुकुट के समान भारत की रक्षा करने वाला उत्तरी साइबेरियाई पवनों से, ठीक, तो हिमालय जो है उत्तर में भारत की रक्षा करता है, दक्षिण में हिंद महासागर हमारे भारत के गौरव को बढ़ाता है। इसीलिए कवि सोम ठाकुर ने कहा भी था कि सागर चरण पखारे गंगा से चढ़ाए नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। यहाँ प्रश्न पूछा गया है पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो ये भाग है मध्य हिमालय का, और ये मध्य हिमालय में ही कंचनजंगा, ठीक, और कंचनजंगा के अलावा नंदा देवी पर्वत, अन्नपूर्णा जैसे कई पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक। पीर पंजाल ध्यान रखेंगे मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय का भाग है। और जया, पद्म और कृष्ण ये जो है किसकी किस्म है? तो नस्ल या किस्म फसलों की, ये धान की किस्म है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति जरूरी है? तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए जो परिस्थिति है वो कौन सी जरूरी है? तो गेहूं कब बोया जाता है? तो दोस्तों गेहूं तो बोया जाता है शीत ऋतु में, तो मध्यम ताप चाहिए और मध्यम वर्षा चाहिए। कैसे चाहिए? मध्यम ताप मध्यम वर्षा। ज्यादा ताप होगा तो गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए शीत ऋतु में गेहूं को बोया जाता है। भारत में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं, असत्य युग्म बताना है और एक नदी बताना है, उससे मिलान करना है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पास जो झील है, जो बांध के बाद उसका पानी रिजर्वायर के लिए बनाया जाता है, उसको हम सागर या झील कहते हैं। बांध के पास गोविंद सागर सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से, कोलेरू झील कृष्णा नदी पर, उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर, उलर झील झेलम नदी पर। कोलेरू झील एक लैगून झील है और ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर नहीं बनाई गई है, ये लैगून झील है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये प्राकृतिक रूप से झील है और इसका निर्माण नहीं किया गया है, कृत्रिम नहीं है, ठीक है, ये कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कोलेरू झील। आगे बढ़ते हैं, कोलेरू झील है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। मयूरभंज किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खदान है और यह खदान है लौह अयस्क के लिए। कहाँ है? ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा, ओडिशा में मयूरभंज खदान है और लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, किस नदी घाटी में भारत का रूर कहा जाता है? किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं? रूर क्या है भाई? रूर एक संज्ञा है। रूर भारत का रूर, भारत का रूर का मतलब होता है रूर, रूर जो है जर्मनी का स्थान है और यहाँ सबसे ज्यादा होता है कोयला। कोयला राइन नदी घाटी जर्मनी में है और वही राइन नदी घाटी जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध का कारण बना था नेपोलियन का। तो किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? यानी सर्वाधिक खनिज जहां होते हैं, कोयला जहां होता है, वो जो घाटी है वो है दामोदर नदी घाटी और ये छोटा नागपुर पठार में है। कहाँ है ये? छोटा नागपुर पठार, ठीक। इसी को भारत का खनिजों का आश्चर्य कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों अभ्रक खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में होता है और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? बैतूल में ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश बैतूल और भारत आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, किस शैलक्रम में कौन भारत का 90% से ज्यादा कोयला उत्पादन करता है? तो हमने बात करी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा होता है कोयला और बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा होता है।
ठीक। बिटुमिनस कोयला तो ऐसे 4 प्रकार होते हैं। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट, सबसे घटिया कोयला होता है पीट। तो यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, और मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, ठीक, उमरिया। यहाँ आगे बात करते हैं, कौन सा एक स्थान भारत में मानक समय यामोत्तर के सर्वाधिक नजदीक है? तो दोस्तों ये जो जिला है सिंगरौली है। मानक समय यामोत्तर क्या होता है? तो किसी भी स्थान का समय निर्धारण करने के लिए एक 0 डिग्री लाइन निर्धारित की गई थी, उसको कहा गया था GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये लंदन से गुजरती है, ठीक। और इस समय के अनुसार इधर का समय प्लस, इधर का समय माइनस होगा। तो हमारे भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है, पूर्वी देशांतर, ये 5.5 घंटे आगे है। अर्थात यहाँ अगर 12 बजा होगा तो यहाँ कितना बजा होगा? 5.5 बजा होगा। तो इस तरीके से किसी भी स्थान का निर्धारण करने के लिए समय बांटा गया, और समय जोन को जो भारत में बांटा गया उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? सिंगरौली जिला है ना। आगे बात करते हैं, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है नुब्रा घाटी में, और नुब्रा घाटी कहाँ है? कश्मीर में स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी मेघालय में एक स्थान है, और यह वह स्थान है जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में कितनी वर्षा होती है? 1200 सेंटीमीटर वार्षिक। इतनी सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है चेरापूंजी, मेघालय में है। और मेघालय में कहाँ है? तो मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय में कई पहाड़ियां हैं, खासी, जयंतिया, गारो, मिकिर, रेंगमा, ये प्रमुख है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, बाकी की कम लंबाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, दादरा और नगर हवेली, ठीक। और यह समुद्र के किनारे स्थित द्वीप है, ठीक। ये द्वीपीय क्षेत्र है, और यहाँ इसको एक नाम दे दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश नाम दे दिया गया है। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से इनका नाम एक हो गया है, यानी दादर नगर हवेली और दमन दीव अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले अलग अलग थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कावेरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो स्थित है कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी भी उद्गमित होती है कर्नाटक से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, और इसी नदी के पास जो अभ्यारण्य है वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वो कर्नाटक में है। आगे बात करते हैं, हेमिस नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है और लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर पहले था, बन गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख में मारखा में हेमिस नेशनल पार्क स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये क्वेश्चन है कि सन 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस राज्य में रही है? तो मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 2001 में और 2011 में बात करें, यहाँ मान लीजिए 100 जनसंख्या थी, यहाँ हो गई 109, तो 9 बढ़ गई, तो दर क्या होगी? दर मतलब जितनी बढ़ी उसका परसेंटेज निकालना है, तो 9 बढ़ी, कितने में बढ़ी? 100 में, ठीक। इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा दर। तो ये सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय में थी, और ये वृद्धि दर लगभग थी 27.9% थी, ठीक। और ऋणात्मक वृद्धि इसकी रही है, नागालैंड की जनसंख्या घटी थी, बढ़ी नहीं थी, है ना। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और उसके राज्य सुमेलित हैं? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लोकटक झील सही है, उदय सागर झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है,
ठीक। डीडवाना भी गलत है, ये भी राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये भी गलत है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह झील में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लैमजाओ। केबुल लैमजाओ ये नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। ये तैरता नेशनल पार्क है, आपको दिखेगा ऐसे कि तैर रहा है, तो विश्व में एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कहलाता है। इसके चारों तरफ जल है, झील है और बीच में नेशनल पार्क स्थित है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये तैर रहा है, ठीक। तो विश्व में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्षा को जनांकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 1921 की जनगणना को वर्षा विभाजक के रूप में माना जाता है। जो 1911 की जनगणना हुई थी और 1921 में हुई थी, तो चूंकि हमारे देश में 1881 में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई है, 1881 से लगातार 10-10 साल में जनगणना हो रही है। अभी 2020-21 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई जनगणना, ठीक। और जो 1911 से 1921 की बीच जनगणना हुई थी 10 साल की, इसमें 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध रहा और अकाल पड़ा, प्लेग बीमारी आई। इस कारण बीमारियों से, युद्ध से जनसंख्या भारत की घट गई थी और यह घटने वाली जनसंख्या की मात्रा लाखों में थी, इसीलिए इसको जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था? तो भारत का शिशु लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो 919 था। और 2001 की बात करें तो 2001 में 927 था, 8 घट गया। इस क्षेत्र में हमने प्रगति नहीं की और ये स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के द्वारा अधिकतम वर्षा होती है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा किस क्षेत्र में वर्षा होती है सबसे ज्यादा? कोरोमंडल तट पे, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र में, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में। सबसे ज्यादा होती है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, चेरापूंजी यही है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत। इसीलिए भारत सरकार वहां बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है और विकास को बढ़ावा दे रही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो एससी। अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है? एससी। सबसे ज्यादा कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में लगभग 70% के आसपास एससी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रथम राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो दूसरे स्थान पर और न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद आता है मिजोरम का, जहां केवल 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, हालांकि चंपारण बिहार में भी पाई जाती है, नेपाल की तराई में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ मुख्य रूप से उत्तराखंड में। और थारू जनजाति के समक्ष एक तथ्य है कि यह दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, ठीक है। आगे